हेलो दोस्तों, आइडियल एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर से संबंधित कुछ सवाल देख रहे थे और आज हम इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़ पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास की क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग सदिशों के जोड़ पढ़ेंगे। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 4j कैप प्लस 3k कैप हो तो वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। और इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदिश ए है तथा दूसरा सदिश बी है, दोनों सदिश को जोड़कर एक ऐसा सदिश प्राप्त करना है जो अपने आप में कोई जो नया सदिश हो। नया सदिश जो इस तरीके से हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के परिमाण के बराबर हो और उस सदिश के दिशा में हमको एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर आपको प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है और इस वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4j कैप प्लस 3k कैप, इतना दिया हुआ है। हमको कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के ओर यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी ऐड करिएगा तो वेक्टर ए है अपने आप में आई कैप प्लस 3j कैप। आई कैप में गुणांक है एक और इसमें आई कैप नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे है 3j और यहाँ पे है 4j, तो 3 और 4 से होता है 7 यानी 7j कैप प्लस, आप प्लस नहीं दे सकते आप, -2 और +3, -2 + 3 सीधा सा है माइनस प्लस, चूंकि प्लस वाला मान ज्यादा है तो प्लस लिख सकते हैं आप k कैप। ये अपने आप में एक नया वेक्टर और इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं c, वेक्टर सी, यानी वेक्टर सी एक ऐसा सदिश है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के बराबर है। आपको इस वेक्टर सी के अनुदिश मतलब वेक्टर सी की ओर एकांक सदिश निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहां वेक्टर सी का परिमाण, वेक्टर सी का परिमाण अगर निकालिएगा, इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं मॉड अंडर वेक्टर सी, मॉड अंडर वेक्टर सी, वेक्टर सी का परिमाण निकालिएगा तो रूट अंडर आई कैप में है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप में है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस के कैप में है 1 तो 1 का स्क्वायर। रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 7 49 प्लस में 1, रिजल्ट हो जाएगा 49 1 50 1 51 रूट अंडर 51। और ये जो 51 इकाई है यह अपने आप में वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग का परिमाण है और योग जो एक नया सदिश प्राप्त हुआ है उसका परिमाण है। हमको चूंकि इस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लिख सकते हैं अतः वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश। अब वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश निकालना है तो हम लिख सकते हैं सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर सी।
और चूंकि वेक्टर सी की बात करते हैं तो वेक्टर सी का जो परिमाण आया है, वेक्टर सी जो है वह अपने आप में है आई कैप प्लस में 7j कैप प्लस में k कैप अपॉन में √51 इतना। और यह जो अपने आप में नया वेक्टर आया है और यही वेक्टर इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को जोड़ करे जो एक नया सदिश आएगा उस सदिश की ओर आपको मतलब वो जो सदिश आएगा उस सदिश की दिशा में आपको एकांक सदिश निकालना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो जो दिया हुआ तो सो लिखे हम लोग, वेक्टर ए लिखे हैं, उसके बाद वेक्टर बी लिखे हैं, वेक्टर ए और बी को ऐड किए हैं। ये जो नया वेक्टर आ रहा है अपने आप में इस वेक्टर को हम लोग मान लिए हैं सी। अब यही नया वेक्टर की ओर एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश आपको अगर निकालना है तो ऐसी स्थिति में उस सदिश का आपको परिमाण चाहिए। परिमाण चाहिए तो सबसे पहले तो हम परिमाण निकाले हैं मॉडर्नर वेक्टर सी। परिमाण निकालना हम पिछले ही क्लास में आपको बता चुके हैं कि यदि वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो तो ऐसी स्थिति में इस वेक्टर का जो परिमाण होगा √a² प्लस b² प्लस c² होगा। उसी प्रकार से आई कैप का गुणांक 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक 7 था तो 7 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक 1 था तो 1 का स्क्वायर ऊपर लगा दिए रूट। यहां से निकल कर आया सी कैप का जो परिमाण होगा, सी का परिमाण जो होगा वह √51 होगा। अब हमको चाहिए ये जो नया वेक्टर सी है इस वेक्टर सी की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर सी अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर सी। तो यहाँ पे सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर सी हो जाएगा आई कैप प्लस में 7j कैप प्लस में k कैप अपॉन में √51। अपने आप में ये है वेक्टर सी की दिशा या फिर वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश बोल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे बहुत सारा। आज हम लोग सदिशों के जोड़ का कुछ नियम देखेंगे और उससे संबंधित कुछ टर्म सीखेंगे जो आपकी अगली क्लास के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ध्यान से देखिए, देखिए सदिशों का जोड़ का नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें जानेंगे जो कि जरूरी होती है। तो सबसे पहले तो दो सदिशों के बीच का कोण हम किस तरीके से निरूपित करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे दो सदिशों के बीच कोण का निरूपण। दो सदिशों के बीच कोण का निरूपण। हम पिछले ही क्लास में आपको सदिश बताए थे कि सदिश को हम जो इंडिकेट करते हैं यह इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ये अपने आप में होता है हेड और ये होता है टेल। ये जो एरो का निशान होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं हम लोग टेल। ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। अपने आप में ये जो है आप देख रहे हैं तीर का निशान, इसको बोलेंगे हेड और ये बिना जो तीर का निशान है जहां से तीर स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे टेल। मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर में दो चीज होती है। वेक्टर में दो चीज होती है, एक तो होता है हेड और दूसरी होती है टेल। हिंदी में बोलते हैं इसको सिर, इसको बोलते हैं पुछ। दो सदिशों के बीच अगर कोण का निर्माण करना है, कोण को अगर लाना है तो ऐसी स्थिति में या तो दोनों सदिश का टेल मिलना चाहिए या फिर दोनों सदिश का हेड मिलना चाहिए, तभी कोण का निर्माण होगा, नहीं तो कोण का निर्माण नहीं होगा। मतलब यह है कि अगर दो सदिशों के बीच कोण का अस्तित्व को रखना है, मतलब कोण के अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो ऐसी स्थिति में दो सदिश के बीच या तो हेड मिलना चाहिए और नहीं तो टेल मिलना चाहिए। एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर इस तरीके से है ए और एक वेक्टर है बी जो कि यहीं से स्टार्ट होता है, ये है वेक्टर बी।
तो यहां पर एंगल जो बन रहा है, और सेम उदाहरण हम इधर लेते हैं, एक वेक्टर है P, वेक्टर P है, और एक वेक्टर है Q, एक वेक्टर है Q। हम बोलेंगे कि दो सदिशों के बीच एंगल बताइए, तो एंगल बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो एंगल यहां पे बताएंगे, मान लीजिए यहां पे थीटा और यहां पे है थीटा डैश, ऐसा हम मान लेते हैं। आपके पास दो एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में दो टेल आपस में मिल रहा है, और दूसरे एग्जांपल में एक का हेड मिल रहा है दूसरे के टेल से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरे का टेल मिल रहा है पहले के हेड से। तो एंगल का अस्तित्व तभी संभव है जब दो वेक्टर, यानी दो वेक्टरों के बीच एंगल का अस्तित्व तभी संभव है जब दो वेक्टरों का या तो हेड मिल रहा हो या फिर टेल मिल रहा हो। लेकिन यदि हेड और टेल दोनों मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में एंगल एग्जिस्ट उसमें नहीं करेगी। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसका जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है, और जब भी किसी दो वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है तो ऐसी स्थिति में वहां पे एंगल का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यही जस्ट इसके अपोजिट देखें तो यहाँ पे दोनों का दोनों का टेल मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति पर ये थीटा एग्जिस्ट करेगा। अपने आप में ये सही होगा और ये गलत होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये वेक्टर है और यहां पे ये वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर R, और इसको मान लेते हैं वेक्टर S। वेक्टर R और वेक्टर S। वेक्टर R की बात करते हैं तो वेक्टर R का जो हेड है और वेक्टर S का जो हेड है, दोनों का हेड आपस में मिल रहा है। यदि दोनों का हेड आपस में मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी थीटा जो बनेगा, वह थीटा अपने आप में सही होगा और यह अस्तित्व रखेगा, एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे थीटा। लेकिन यही इसके अपोजिट कर दिया जाए, ऐसे, तो ये थीटा जो होगा अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यह है कि दो वेक्टर के बीच एंगल तभी संभव है, दो वेक्टर के बीच एंगल तभी संभव है जब या तो दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा हो, मतलब दोनों वेक्टर का पूंछ एक साथ मिल रहा हो तभी एंगल का निर्माण होगा, या फिर दोनों वेक्टर का हेड दोनों एक साथ मिल रहा हो तभी वेक्टर एंगल का निर्माण होगा। तो दो वेक्टर के बीच, आशा करते हैं कि दो वेक्टर के बीच जो कोण बन रहा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। दो वेक्टर के बीच कोण तभी संभव है जब दोनों वेक्टर का या तो हेड मिल रहा हो या फिर दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा हो। जैसे ऊपर देखिए, दोनों वेक्टर का यहाँ पे टेल मिल रहा है, यहाँ पे दोनों वेक्टर का हेड मिल रहा है, तो एंगल अपने आप में सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहला वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल, यहाँ पे दूसरा वेक्टर का टेल पहला वेक्टर का हेड, पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वेक्टर के बीच कोण अगर देखना है तो ऐसी स्थिति पर वहां पे कोण बनता है जहां पे या तो दो वेक्टर का हेड मिल रहा हो नहीं तो टेल मिल रहा हो। कुछ जरूरी बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, दो वेक्टर के बीच कोण का निर्माण के लिए या फिर दो वेक्टर के बीच कोण को निरूपित करने के लिए हम किसी एक वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एग्जिस्ट कर, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। और ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे, फिर से सुनिए। यदि दो वेक्टर के बीच हमको एंगल का निर्माण कराना है, यदि दो वेक्टर के बीच एंगल का निर्माण कराना है किसी भी तरीके से, तो हमको करना क्या है सो सुनिए। किसी एक वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर वेक्टर के परिणामी वेक्टर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं हम लोग कि एक वेक्टर अपने आप में है ये, इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, और यहां पे दूसरा वेक्टर का टेल है, ये अपने आप में है वेक्टर बी। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच एंगल तभी बनेगा जब दोनों वेक्टर का या तो हेड मिल रहा हो या फिर दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा हो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एंगल अभी बन रहा है थीटा, मान लीजिए ये थीटा बन रहा है। आप कहेंगे कि यह वेक्टर अपने आप में, ये जो कोण है अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक वेक्टर का हेड है तो दूसरा वेक्टर का टेल मिल रहा है, यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा।
लेकिन हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच कोण बताओ हमको। तो कोण बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, या तो किसी एक वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने का सीधा सा मतलब है कि वेक्टर ए को या फिर वेक्टर बी को, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, वेक्टर ए को हम उठाकर, मतलब ये जो वेक्टर यहां था, अब इसी वेक्टर को सेम हम यहां पे खींच रहे हैं। क्या किए हैं समझ में आ रहा है? मतलब ये जो वेक्टर है इसको उठाकर हम यहां पे रख दिए, मतलब इस तरीके का कुछ एज्यूम कर पा रहे हैं आप। अब यहां पे जो एंगल बनेगा, यह एंगल अपने आप में थीटा होगा और ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहला वेक्टर क्या है, बी, और दूसरा वेक्टर है ए। अपने आप में वेक्टर ए और वेक्टर बी का दोनों का टेल मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एंगल एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा करने पर वेक्टर के परिणामी वेक्टर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, हमारे पास वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, ये वाला जो वेक्टर बी था इसको उठाकर हम यहां पर कर लेते हैं, यहां पे, तो दोनों का हेड मिल जाता है, यहां पे एंगल जो बनता है वो एग्जिस्ट करता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि किसी भी वेक्टर के बीच अगर कोण का निरूपण करना है तो ऐसी स्थिति में एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर पर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा करने पर इसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज का नियम। और सदिशों के जोड़ के लिए त्रिभुज का नियम बहुत जरूरी है। त्रिभुज के नियम हम यूं कहे तो कम से कम आप मान लीजिए तो पूरे 100% में 40% त्रिभुज का नियम ही यूज होता है अगर दो सदिशों को आपस में जोड़ना। और मिनिमम मैक्सिमम पोर्शन पे आपको मिलेगा कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, मतलब हमेशा दो वेक्टर राशि को ही जोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में ये रूल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस रूल में होता क्या है सो सुनिए। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग देते हैं रूल, लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम में होता क्या है सो सुनिए। सदिश के जोड़ का यह जो नियम है यह वैसे वेक्टर के लिए लागू होता है जिसमें एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसमें एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आपको हम एक वेक्टर दे दिया, आपको ये वाला वेक्टर दे देते हैं आपको, हम बोलेंगे कि ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर आप ऐसा ले लीजिए, ये वेक्टर ले लीजिए बी, वेक्टर बी ले लीजिए। अपने आप में इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख लेते हैं, जैसे ए नाम रख लेते हैं इसको, या फिर कुछ और रख लेंगे हम बाद में। और हम बोलेंगे कि इस दोनों वेक्टर को जोड़िएगा तो परिणामी क्या होगा। तो जोड़ने के लिए, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए जिसमें एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए यूज होता है लॉ ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन एक ही ओर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों वेक्टर को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह अपोजिट साइड में दोनों वेक्टरों का योग के दोनों वेक्टरों का परिमाण होगा, दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर होगा। फिर से सुनिए, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, दो वेक्टर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोनों, और उसमें एंगल का निर्माण न हो रहा हो, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो और उसमें एंगल का निर्माण मतलब थीटा एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस दोनों वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर होगा वह त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली जो तीसरी भुजा होगी, यह तीसरी भुजा के बराबर होगी, और यह तीसरी भुजा का जो डायरेक्शन होगा दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के विपरीत होगा। मतलब कि इसका डायरेक्शन इस ओर है और इसका डायरेक्शन इस ओर, मतलब डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। अभी ऐसे है, ऐसे कहने का मतलब ये कौन सा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी ऐसे चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये जो परिणामी है आर, इस आर मान लेते हैं वेक्टर को आर, ये जो परिणामी वेक्टर आर है, यह आर वेक्टर की डायरेक्शन जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन के ठीक विपरीत है।
तो हम कहते हैं कि यदि दो वेक्टर त्रिभुज की दो भुजा दो वेक्टर को प्रदर्शित करती है, मान लीजिए इस नियम कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों भुजा मतलब दोनों सदिशों का परिणामी वेक्टर जो होगा अपने आप में त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, मतलब ये दोनों भुजा को मिलाने वाली रेखा होगी और उस सदिश की जो डायरेक्शन होगी वह दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन के विपरीत होगी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हम बोल रहे हैं कि यदि दो वेक्टर त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करती हो तो ऐसी स्थिति में दोनों वेक्टरों के परिणामी वेक्टर जो होगा वह त्रिभुज की तीसरी भुजा को इंडिकेट करेगी, और यह तीसरी भुजा का डायरेक्शन मतलब इन दोनों वेक्टरों की जो परिणामी होगा उसका डायरेक्शन या अन्य दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन के विपरीत होगा। मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो परिणामी वेक्टर आ रहा है इसका डायरेक्शन इस ओर है तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब किसी भी तरीके से हम वेक्टर आर का अगर परिमाण निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टरों का परिणाम आर होगा। तो इस आर को निकालने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, देखते हैं आर को क्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जहां से एक हम लंब खींच लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, जैसे इसको मान लीजिए हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लिए, इसको R मान लिया और इसको S मान लिए। यहाँ पे चूंकि R है तो R ठीक नहीं होगा, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, नहीं रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर R है, इससे स्पष्ट होगा, और इसको आप कुछ और मान लीजिए, ABCD भी है तो आप इसको इस वेक्टर R को हम लोग कर लेते हैं वेक्टर K जो है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या चीज R। किसी भी तरीके से हमको इस वेक्टर K का परिमाण चाहिए, मतलब भुजा QP का मान चाहिए। यदि QP का मान हम किसी भी तरीके से जुगाड़ करके ले आते हैं तो ऐसी स्थिति में कह देंगे कि वेक्टर A और वेक्टर B का जो परिणामी वेक्टर होगा वह QP होगा, और QP का मान ही हमको निकालना है। त्रिभुज का लॉ कहता है, ये त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि दो वेक्टर त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करता है, दो भुजाओं को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर जो होगा वह त्रिभुज की तीसरी भुजा को इंडिकेट करेगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन अन्य दो वेक्टरों के डायरेक्शन के विपरीत होगा। किसी भी तरीके से हमको इस वेक्टर का मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। यहाँ पे एंगल बन रहा है, कितना एंगल बनेगा? तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा डिग्री, थीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, प्रॉपर आप कुछ भी मान सकते हैं। यह एंगल है 90 डिग्री, ये जो बाह्य एंगल देख रहे हैं एक्सटर्नल एंगल, ये अपने आप में है अल्फा, और ये परिणामी वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल बन रहा है वह एंगल है थीटा डिग्री, थीटा है। तो हम लोग कुछ काम करते हैं, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके हमको इस के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज PRS में चलेंगे, समकोण त्रिभुज PRS में, PRS में अगर चला जाए तो ऐसी स्थिति में होगा क्या चीज? यहां पे हम लोग अपने आप में ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा क्या चीज? तो यह हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण का मान हमको पता है वेक्टर B। हम लोग चलते हैं सबसे पहले साइन अल्फा। यदि साइन अल्फा निकाला जाए तो कोण के सामने वाला भुजा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? तो PS। कर्ण क्या है? तो कर्ण अपने आप में है PR। हमको PS का पहले मान निकल जाएगा। यहां से PS का मान अगर आप निकालते हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू PS का मान हो जाएगा कितना? तो PS का मान तो PS रहेगा, क्योंकि PS हमको पता नहीं है। बटे में PR की बात करते हैं तो PR का जो मान हो जाएगा अपने आप में, PR का मान वह हो जाएगा B, वेक्टर B। यहां से बात करते हैं PS का वैल्यू, तो PS इज इक्वल टू इस वेक्टर V को आप वेक्टर D भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं। PS इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन अल्फा। ये PS का मान आ गया, मतलब ये जो PS है इसका मान है B साइन अल्फा। नाउ कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? तो आधार है RS, बटे में कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या है? तो कर्ण है
पी आर, पी आर। यहां से भी वही हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर एस का मान तो हमको पता नहीं है, तो आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर का मान है बी। यहां से निकाल सकते हैं आर एस इज इक्वल टू बी कॉस, कॉस अल्फा। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा बी कॉस अल्फा, इसका मान हो जाएगा बी साइन अल्फा, इसका मान हो जाएगा बी कॉस अल्फा। किसी भी तरीके से जुगाड़ करके हमको इतना मान आया। अब हम निकालते हैं क्यू एस का मान। क्या चीज का मान? तो क्यू एस का मान। नाउ क्यू एस, क्यू एस की बात करते हैं तो क्यू आर प्लस में आर एस, क्यू आर प्लस में आर एस, आर एस हो जाएगा। चूंकि क्यू आर की बात करते हैं तो क्यू आर का मान क्या है? तो ए प्लस में आर एस की बात करते हैं तो बी कॉस अल्फा। क्यू एस का मान पता हो गया हमको, ए प्लस बी कॉस अल्फा। अब हमको निकालना है क्या चीज? तो क्यू पी निकालना है। और चूंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो अपने आप में पी क्यू एस एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का मान निकालना है तो ऐसी स्थिति में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं हम। तो हम लोग किसी भी तरीके से क्यूपी का मान निकालते हैं। पहले यहां पे लिख लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस से, पी क्यू एस से अगर हम चलते हैं तो हमको चाहिए क्यूपी का मान। देन हम, ये तो अपने आप में कर्ण होगा, तो क्यूपी का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर। मतलब क्या चीज? तो लंब का स्क्वायर मतलब पी एस का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब क्या चीज? तो क्यू एस का स्क्वायर। ये हो जाएगा। चूंकि क्यूपी का मान चाहिए तो क्यूपी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा, या फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, यहां से लिखते हैं। क्यूपी की बात करते हैं तो क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब बी साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी कॉस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2ab कॉस अल्फा। ऐसा होगा कुछ, ये हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर। देन क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है? तो बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में बी कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों में से अगर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। प्लस में क्या है? तो प्लस में है ए स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस अल्फा। हमको यहां से क्यू पी स्क्वायर निकालना है। देन क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा क्या चीज? बी स्क्वायर। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1, तो गुने 1 लिख सकते हैं प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस अल्फा। यहां से स्क्वायर हटेगा तो चलेगा रूट, यानी क्यूपी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये हो जाएगा क्यूपी का मान। देन क्यूपी का मान क्या आया है? तो क्यूपी का मान आया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। मतलब ये है कि यदि दो वेक्टर ए और बी पता हो तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण रूट अंडर दोनों का स्क्वायर प्लस में 2ab और इसके बीच का एंगल हमको अगर पता हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम दो वेक्टर जिसके बीच एंगल एग्जिस्ट नहीं भी करती है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः के का जो परिमाण होगा वेक्टर के इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये अपने आप में रिजल्ट होगा। और ये रिजल्ट कहता है कि आपके पास यदि दो वेक्टर हो
तो ऐसी स्थिति में दोनों वेक्टर का जो परिणामी होगा रूट अंडर ए पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर तथा वेक्टरों के बीच का कोण का कोसाइन गुणांक, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो अल्फा है या वेक्टरों के बीच का एंगल है, मतलब इसको अगर एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं तो ये एंगल बन जाएगा। तो ये परिणाम है और त्रिभुज का नियम यही कहता है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ना हो तो आसानी से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। इस पर सवाल हम 2-3 करेंगे कल। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास।